Okay, so we have discussed this, that this is especially important for the neurons of the brain which cannot use fatty acids as fuel. ठीक है, which cannot, एक लाइन और पहले चलो, liver glycogen serves as reservoir for glucose for other tissues when dietary glucose is not available. Okay, between meals or during fast. एक लाइन क्लियर है, आपको समझा चुके हैं. This is especially important for the neurons of the brain which cannot use fatty acids as fuel. क्यों ब्रेन फैटी एसिड को एज ए फ्यूल यूज नहीं कर सकता है? ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को ही एज ए फ्यूल यूज कर सकता है, क्योंकि इन मैमल्स, देखो लिखा हुआ है, फैट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन मैमल्स. क्योंकि फैटी एसिड का, जब हम पढ़ाएंगे आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, आपके सिलेबस में है, इसमें फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कोएंजाइम ए. तो उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए. And the acetyl coenzyme A is also the intermediate between glycolysis and Krebs cycle. Can you recall? Yes, sir. Yes, sir. एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे प्रोड्यूस हुआ था? पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, किसके द्वारा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है. तो पायरुवेट जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ओके, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का क्या हो रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन. अब देखिए कि एसिटाइल, दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर पायरुवेट का बनना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, क्योंकि एक CO2 निकला है वहां पर, और इसी प्रोसेस में एक NADH भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर CO2 कंबाइन होके और एक NADH रिड्यूस्ड स्टेट से फिर ऑक्सीडाइज्ड होके पायरुवेट नहीं बन सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, बाय दिस एंजाइम. ओके, तो अब एसिटाइल कोएंजाइम ए चूंकि आ गया है मैट्रिक्स में, प्रोड्यूस हुआ है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एंड इट कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो बीटा फैटी फैटी एसिड का भी जो ऑक्सीडेशन होता है, वो भी चूंकि फैटी एसिड 16 कार्बन 18 कार्बन ऐसे होते हैं इवन नंबर्ड, और ये दो कार्बन जो है ब्रेक डाउन होके वहां से टूटता है और एसिटाइल कोएंजाइम में वहां भी जुटता है. जब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर है तो कोएंजाइम ए इज द मीडिएटर, उसके साथ वो एक्टिवेटेड फॉर्म में बाय द एंजाइमेटिक प्रोसेस इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कार्बन स्केलेटन, दैट एसिटाइल ग्रुप. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जो है वो कहाँ जाएगा? फैटी एसिड से मेटाबॉलिज्म होने के बाद आप लोग बता सकते हैं आराम से. फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के एंड में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त हुआ है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा? Mitochondrial. That acetyl coenzyme A will follow Krebs cycle in mitochondria. अब वो एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड से जो बना, वो पायरुवेट बन सकता है क्या? No, sir. नहीं बन सकता ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसीलिए लिख रहा है, इसीलिए फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बनाया जा सकता है. तो ब्रेन सेल्स जो है फैट को यूज नहीं कर सकता है एज ए फ्यूल, क्योंकि ब्रेन सेल इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन ग्लाइकोलाइसिस. बट इट डजंट मैटर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन सेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है,
और ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है। इन अदर टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमेशा हो रहा है, इन कंटिन्यूअसली हो रहा है, ताकि कभी भी एटीपी का कमी ना पड़े ब्रेन में। ओके, और अदर टाइप ऑफ सेल्स में क्या है, उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों हो रहा है, एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट्स और एंड सम अदर, थोड़ा सा और अदर सेल्स भी है जहां पर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। रेटिना कोडान। हाँ, रेटिना का सेल्स, ओके, कॉर्निया, ये सब। तो वहां पर जैसे मान लो स्केलेटल मसल्स, वहां पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इनफ अमाउंट ऑफ एटीपी हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस की जरूरत नहीं है, इनफ अमाउंट ऑफ लैक्टेट भी प्रोड्यूस हो गया है, तो ग्लाइकोलाइसिस का इनिशियल रिएक्शन सब स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं हो सकता, ब्रेन में कंटिन्यूअसली ग्लाइकोलाइसिस हमेशा चलते रहे। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहे थे, इसीलिए कह रहा है कि फिर फैट जो है क्या हो गया आपके लिए, अनयूजेबल है कि यूजेबल है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू एनर्जी? नाउ टेल मी। Unusable, sir. यूजेबल भी है, द सेल्स इन विच द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो फैट का से एनर्जी जो प्राप्त होती है आपको, वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन से ही हो सकता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम फिर आगे क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, एरोबिक पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। समझ में आया बात? अंडर एनारोबिक कंडीशन फैट कैन नॉट गिव एनर्जी, ओनली कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ। तो चूंकि फैट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट नहीं बन सकता, तो फिर ग्लूकोज भी नहीं बन सकता, उससे एनर्जी कैन नॉट बी डिराइव्ड। ओके, अंडर एनारोबिक कंडीशन। इसीलिए लिखा हुआ है कि ब्रेन, न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन which cannot use fatty acid as fuel. Okay, एरोबिक कंडीशन है यहाँ पर, although aerobic condition, but brain is primarily dependent on glycolysis. Sorry. ठीक है, अब देखिए, लीवर ग्लाइकोजन कैन बी डिप्लीटेड इन 12 से 24 घंटा, ये बता चुके हैं। इन ह्यूमंस the total amount of energy stored as glycogen is far less than the amount stored as in fat. The triglycerol, ट्राइग्लिसराइड का नाम सुने होंगे, ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक किया जाता है इन ब्लड। इफ ट्राइग्लिसराइड का लेवल इज मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन it is said that it is high. ट्राइग्लिसराइड क्या है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ओके, आप देखे होंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल, और सब पर एक OH ग्रुप है, समझ लो पहले। और उसके बाद हाइड्रोजन से उस नहीं दिख रहा है क्या? मेरा माउस, ठीक है, ऐसे समझ लो 3 कार्बन स्केलेटन है, और उस पर सब पर तीनों कार्बन पर एक OH है, ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, देखे हो ऐसा स्ट्रक्चर? यस सर। और उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया बैलेंस। कैसे? CH2, ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH, और ये लास्ट वाला CH2। ठीक है, अब ये ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो सकता है। ठीक, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये ऑक्सीजन के थ्रू स्टेराइड फॉर्म में एक फैटी एसिड अटैच होगा, उसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब तीनों से एक एक फैटी एसिड अटैच्ड है, ए लॉन्ग फैट कार्बन चेन।
तीनों OH से। ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड हो जाएगा आपका, एक से अटैच्ड है, बाकी दो पर ओल है। डाइग्लिसराइड दो पर अटैच्ड है, एक पर ओल है। ट्राइग्लिसराइड तीनों पर अटैच्ड है। तो ये ट्राइग्लिसराइड के, ये ट्राइग्लिसराइड है। फैट जो है stored as fat in the triglyceride form। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Okay, but fats cannot be converted to glucose in mammals। I have explained you why, because acetyl coenzyme cannot give rise to pyruvate and cannot be catabolized anaerobically, therefore। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Glycogen granules are complex aggregates of glycogen and the enzymes that synthesize it and degrade it, as well as the machinery for regulating these enzymes। ग्लाइकोजन का आपको फोटो दिखाए थे, देखे थे आप पिक्चर ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। दिख रहा है? ये बीच में एंजाइम है, which is enzyme which are associated with the degradation of glycogen, and you can see there are many branches। Sir, picture नहीं है। क्या पिक्चर नहीं आ रहा है? सर पिक्चर नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख हाँ रहा? आया। नहीं आ रहा है? दिख रहा है सर अब। कैन यू सी दिस? यस सर। तो आप देखिए कि कितने सारे ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग है ना? नेटवर्क सही है क्या? नेटवर्क हाँ ठीक ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये ग्लाइकोजन का फोटो आप देख सकते हैं, इसमें कितना ज्यादा ब्रांचिंग है। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन। आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि जहां पर ब्रांच पॉइंट है वहां पर कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,6 लिंकेज है, और जहां लीनियर है वहां पर अल्फा 1,4 है। ठीक, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 4 है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। ओके, समझ में आया है? आगे बढ़े, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके, ये फोटो भी आपको हम समझा दिए थे। ये क्या है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। बताइए ऑरेंज वाला क्या है, रिड्यूसिंग एंड की नॉन रिड्यूसिंग एंड? नॉन रिड्यूसिंग। हाँ, ऑरेंज हेड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड, और रिड्यूसिंग एंड जो है एक ही है इसमें। ओके, एंड रिड्यूसिंग एंड के साइड कौन सा कार्बन है? कौन सा कार्बन है रिड्यूसिंग एंड के साइड? कार्बोनिल कार्बन। यस, कार्बोनिल कार्बन। कार्बन नंबर 1। ओके, ठीक। और नॉन रिड्यूसिंग एंड के साइड कौन सा कार्बन था? कार्बन नंबर 4। गुड, अब इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे आपको ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन समझ में आएगा। पहले ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
और उसके बाद फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। Okay. So glycogen granules are complex aggregate of glycogens। ग्लाइकोजन का आप देखें ग्रेन्यूल कैसे होता है, ठीक है। गामा पार्टिकल था, बीटा ग्रेन्यूल है, फिर क्या है, अल्फा ग्रेन्यूल। And the enzymes is a complex aggregates of glycogen, and the enzymes that synthesize it and degrade it, as well as the machinery for regulating these enzymes। तो सारे एंजाइम्स, इसका रेगुलेटरी एंजाइम्स भी, और जो एंजाइम्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके हाइड्रोलिसिस और सिंथेसिस दोनों में, वो एंजाइम्स जो हैं दे आर इन द ग्रैन्यूल्स एज द कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट्स। जनरल मैकेनिज्म म्यूट कर लीजिए निशत खानम। The general mechanisms for storing and mobilizing glycogen are same in muscle and liver। general mechanism जो है, ठीक है, but and the enzyme differ in subtle but yet important ways that reflect the different roles of glycogen in two tissues। ये आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या होता है लीवर में, लीवर में तो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा उसको तो एक्सपोर्ट करना है, बट इन स्केलेटल मसल एक्सपोर्ट नहीं करना है सेल के बाहर। तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन का जो मैकेनिज्म है वो तो सेम है लीवर में भी, स्केलेटल मसल में भी, लेकिन उसके बाद उसका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से लेके फिर उसके बाद क्या होगा उसका, दैट इज डिफरेंट इन लीवर एंड मसल। ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम लीवर में है, ठीक है, मसल में नहीं है। आगे हम दिखाएंगे आपको। सो इसलिए वहां से फिर डिफरेंट हो गया। सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन द डाइट एंड ब्रोकन डाउन इन द गट, and this involves a separate set of hydrolytic enzymes that convert glycogen to free glucose। तो फिर आप सवाल पूछ सकते हो कि ये तो ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन बता रहे हैं तो एक तो लीवर में ब्रेकडाउन हो रहा है, समझ में आ रहा है, होगा एंजाइम। हम जो खाते हैं ग्लाइकोजन, जो मीट वगैरह जो खाते हैं जो लोग, वो जो ग्लाइकोजन तो क्या हो रहा है इंटेस्टाइन में, उस ग्लाइकोजन का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। सो क्या ये दोनों तरह के एंजाइम सेम है? जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन को डिग्रेड कर रहा है, जो स्केलेटल मसल के अंदर डिग्रेड कर रहे हैं, या जो इंटेस्टाइन में ग्लाइकोजन को डिग्रेड कर रहा है, नेहा आप एक तो क्लास में लेट आते हो, कौन रखते हो? हम म्यूट कर दे रहे हैं या बिना मतलब का ओपन कर रही है माइक? ठीक है, ग्लाइकोजन जो है जो डाइट में ऑब्टेन करते हैं हम लोग, वो उसको हाइड्रोलाइज करने का एंजाइम इज डिफरेंट, सेपरेट। बता सकते हैं नाम? ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन और स्टार्च का ब्रेकडाउन दोनों सेम एंजाइम कर रहा है इंटेस्टाइन में, और कुछ सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है, अमाइलेज बहुत तरह के होते हैं, अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज, गामा अमाइलेज। तो आपका जो है अल्फा अमाइलेज जो है वो ब्रेक करता है बीच का बॉन्ड,
बीच में कहीं भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीच वाले बॉन्ड। अभी देखोगे स्ट्रक्चर कहीं है, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो है अल्फा एमाइलेज बीच में, टर्म किनारे वाला का नहीं, बीच वाले का। अगर सपोज करो इफ दिस इज ए लॉन्ग चेन, तो बीच में कहीं भी वो ब्रेक करेगा अल्फा एमाइलेज, ठीक है। बीटा एमाइलेज किनारे से काटता है, एंड से रिमूव करता है ग्लूकोज रेसिड्यू, ओके। और अभी जो हम बताएंगे आपको ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन इन लीवर एंड स्केलेटल मसल, इसमें जो एंजाइम है उसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो भी टर्मिनल नॉन रिड्यूसिंग एंड से रिमूव करता है ग्लूकोज को, ठीक। इसीलिए कह रहा है यहाँ पर कि ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट, is broken down in the gut, and this involves a separate set of hydrolytic enzymes. That is not one enzyme, a collection of amylose type of enzymes, amylase, alpha amylase, beta amylase, etc. that converts glycogen to free glucose in gut. And in a similar way, dietary starch is hydrolyzed. ठीक है, डाइटरी स्टार्च से भी, क्योंकि ये भी, इसमें भी बॉन्ड है वही अल्फा 1,4, और स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन पॉलीमर में भी अल्फा 1,4 है, ब्रांच पॉइंट पर अल्फा 1,6 है। और ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 है और ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फा 1,6 है। अंतर क्या है स्टार्च और ग्लाइकोजन में? बस कि ग्लाइकोजन में जो है सो every 7-8 residues there is a branch point, and in the amylopectin polymer of starch, after 20 to 30 carbohydrate monosaccharide residue there is branch point। तो इसमें ज्यादा branch point है, बट बॉन्ड सेम है, तो उसको ब्रेक करने का एंजाइम भी जो है सेम है। कहाँ पर? हमारे गट में, फॉर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सेम एंजाइम दोनों को डाइजेस्ट कर रहा है, बट इन लीवर एंड स्केलेटल मसल ये एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए। समझ में आ रहा है? ग्लाइकोजन Yes, sir. okay, so here Yes, sir. we are beginning our discussion with the breakdown of glycogen to glucose 1-phosphate, that is glycogenolysis, and then turn to synthesis of the glycogen, that is glycogenesis। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1-phosphate तक आने की प्रक्रिया है, that is the breakdown of glycogen to glucose 1-phosphate is glycogenolysis। ओके, अब देखिए कैसे हो रहा है। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इज कैटलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सो दिस इज द एंजाइम, मेन एंजाइम, जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है। कैसे? देखिए, एक्चुअली और भी एंजाइम है, लेकिन ये पहला एंजाइम है और मेन एंजाइम है। ठीक, नाम याद हो जाएगा, एक ही एंजाइम है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो पता ही है, फॉस्फोराइलेज। ठीक, अब देखिए, फॉस्फोराइलेज मतलब हो गया कि यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे वहां पर ग्लाइकोलाइसिस में आप देखे थे एटीपी के एडिशन से फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, या एटीपी के फॉर्मेशन से फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, तो उसका टर्म क्या दिया गया था? सफिक्स काइनेज। और यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा हो रहा है। समझ में आ रही बात?
तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, एटीपी के एक्सपेंस पर अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी को खर्च करना पड़ा। लेकिन यहाँ विदाउट एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को डायरेक्ट एडिशन कर दिया गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो एक्चुअली वो एनर्जी कहाँ से आया? दैट एनर्जी हैज कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिना एटीपी के नहीं तो क्या होता, अगर एटीपी के खर्च करने से फॉस्फोराइलेशन किया जाता तो सपोज अब एक एटीपी खर्च हो जा रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को निकालने में ग्लाइकोजन से, और वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा नेट यील्ड उसका 2 ही एटीपी होने जा रहा है और एक एटीपी वहीं खर्च हो गया, तो आधा हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का, पूरा ब्रेन का पूरा एनर्जी सप्लाई आधा हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस एनर्जी इज यूज्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है अल्फा 1,4 ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो इसके ब्रेक डाउन होने में जो एनर्जी लगा, दैट एनर्जी हैज कम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब वो डिराइव, क्योंकि बीच में एंजाइम है और एक इंटरमीडिएट है, सो दैट इंटरमीडिएट हैज फॉर्म्ड बिफोर, सो ये एनर्जी जो है कंजर्व्ड हो गया फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, अल्फा 1,4 बॉन्ड के ब्रेक होने में। आगे बढ़ें, समझ में आया? कुछ पूछना है क्या? ओके। In skeletal muscles and liver, the glucose units of the outer branches. अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वर्क करेगा सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग एंड से, और नॉन रिड्यूसिंग एंड कई सारे हैं ग्लाइकोजन में, इसीलिए, और रिड्यूसिंग एंड कम था, एक है। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड से इट विल स्टार्ट, बहुत सारे एंड है तो बहुत सारे एंजाइम एक साथ बहुत सारे ब्रांचेस से ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को निकाला जा सकता है एट वन टाइम। आउटर ब्रांचेज ऑफ द ग्लाइकोजन एंटर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे थ्रू द एक्शन ऑफ 3 एंजाइम्स। 3 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है आउटर ब्रांचेस से, यानी नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लूकोज को निकालने में। पहला एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, second enzyme is glycogen debranching enzyme, and third one is phosphoglucomutase। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंजाइम जो कैटेलाइज किया वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, मेन एंजाइम। अब देखिए कैसे करता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैटेलाइजेस the reaction in which alpha 1,4 glycosidic linkage between 2 glucose residues at non-reducing end of the glycogen undergoes attack by inorganic phosphate। ठीक है, removing the terminal glucose as alpha glucose 1 phosphate। अब देखिए ये एंजाइम जो है इसका प्रॉपर्टी